Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ लीज। डिटर्मिनेशन का मतलब है कि लीज कैसे हम जो है खत्म होती है, कैसे इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, कैसे इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम डिफरेंट वे देखेंगे कैसे लीज को डिटरमाइन किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहला इसका बाय एफ्लेक्स ऑफ द टाइम लिमिटेड। यहाँ पे एफ्लेक्स से मतलब होता है कि अगर हमने लीज को एक सर्टेन पीरियड के लिए दिया है, फॉर एग्जाम्पल ए ने अपनी बिल्डिंग लीज पे दी है 2 साल के लिए बी को, तो कितने साल के लिए दी है? 2 साल के लिए। तो ये फिक्स टेन्योर हो गया। तो जैसे ही 2 साल का पीरियड खत्म होता है तो तभी लीज मानी जाएगी कि वो खत्म हो गई है, डिटरमाइन हो गई है। तो क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट तब एप्लीकेबल होता है जब आपने फिक्स टर्म के लिए लीज दी है, तो जैसे ही फिक्स टर्म खत्म होता है तो लीज भी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है बाय हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट ऑन विच टर्म ऑफ लीज डिपेंड्स। देखिए, अगर आपने जो लीज है वो आपकी उसकी जो कंटिन्यूंस है वो डिपेंड करती है किसी स्पेसिफाइड इवेंट के होने पे। तो अगर वो इवेंट हो जाती है तो लीज भी जो है डिटरमाइन हो जाती है। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को लीज दी 40 ईयर्स के लिए कि अगर आप 40 ईयर्स तक जिंदा रहते हो तो ये 40 ईयर्स तक लीज चलेगी। अब जो बी है वो 40 ईयर से पहले मर जाता है, तो 40 ईयर तक कैप दी गई थी जब बी जिंदा रहता है, लेकिन बी अगर 40 साल से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है तो उसी वक्त वो लीज भी खत्म हो जाएगी। तो क्लियर हो गया कि अगर लीज डिपेंड करती है हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट, तो वो इवेंट अगर हैपन हो जाती है तो लीज भी डिटरमाइन हो जाती है। नेक्स्ट है बाय टर्मिनेशन ऑफ लेजर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। देखिए, अगर लेजर का इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली लीज भी खत्म हो जाती है और लीज डिटरमाइन हो जाती है। इसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, ए ने बी को लीज किया। अब बी ने जो उसका राइट था लीज का उसे सब लीज कर दिया सी को, तो सी सब लीजी हो गया, बी लीजी हो गया और ए लीजर हो गया। लेकिन सब लीजी के लिए बी ही लीजर है, क्योंकि जो लीज देता है उसे लीजर कहते हैं। तो बी लेजर है सब लीजी सी के लिए। तो अगर इस केस में बी की डेथ हो जाती है तो अब बी का जो इंटरेस्ट था प्रॉपर्टी में वो खत्म हो जाता है, तो जो सब लीज थी वो भी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। तो जैसे ही लेजर का इंटरेस्ट खत्म होता है तो वैसे ही लीजी का इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है और लीज टर्मिनेट हो जाती है। नेक्स्ट है आपका बाय मर्जर। मर्जर का मतलब होता है अगर किसी प्रॉपर्टी में 2 राइट होते हैं, एक स्मॉलर राइट है और एक बिगर राइट है। जैसे लीजर और लीजी में लीजी को सिर्फ पार्शियल राइट मिला हुई है प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का, तो वो स्मॉलर राइट है। लीजर के पास ओनरशिप राइट होता है तो वो बिगर राइट होता है। अगर ये दोनों राइट आपस में मिल जाते हैं तो इसे हम मर्जर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने 2 साल के लिए बी को लीज पे प्रॉपर्टी दी। अब 2 साल से पहले ही बी ने उस प्रॉपर्टी को लीजर से खरीद लिया, तो यहाँ पे अब क्या हुआ, जो लीजर का राइट था वो लीजी के राइट से मर्ज हो गया। अब लीजी जो है ओनर बन गया, तो यहाँ पे लीज ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट है बाय एक्सप्रेस सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है अगर आप अपना इंटरेस्ट किसी और को दे देते हो, तो यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया है एक्सप्रेस। अगर लीजी एक्सप्रेस वर्ड से बोल के या एक्सप्रेसली लिख के अपना जो राइट है लीज का वो सरेंडर कर देता है इन फेवर ऑफ लीजर, तो माना जाएगा कि लीज यहाँ पे टर्मिनेट हो गई। नेक्स्ट है बाय इम्प्लाइड सरेंडर। पहले हमने क्या पढ़ा था? एक्सप्रेस सरेंडर। अब हम पढ़ेंगे इम्प्लाइड सरेंडर। इम्प्लाइड सरेंडर क्या होता है कि इसमें आप कोई वर्ड्स नहीं बोल रहे हो, कोई रिटन नहीं कर रहे हो, कोई भी आप एक्सप्रेस सरेंडर नहीं कर रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली जो है आपका जो राइट है वो आप जो है लीजर के फेवर में दे रहे हो, तो वो कहलाता है आपका इम्प्लाइड सरेंडर। तो अगर आपका इम्प्लाइड सरेंडर होता है तो इस केस में भी क्या होती है, आपकी लीज टर्मिनेट हो जाती है
और माना जाएगा कि वो जो है लीज जो है आपकी डिटरमाइन हो गई। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक व्यक्ति ने अपनी बिल्डिंग बी को जो है लीज पे दे रखी थी। अब जो लीजी है वो कमरे की चाबी देके जो है ए को देके चला जाता है और ए उस चाबी को ले लेता है। तो यहाँ पे ना तो लीजी ने वर्ड बोला, ना ही उसने कुछ रिटन लिख के दिया, लेकिन चाबी को सौंपने का मतलब है कि अब वो इस घर में नहीं रहेगा। तो इसे बोलेंगे आप इम्प्लाइड सरेंडर। नेक्स्ट आता है आपका बाय फॉरफिचर। देखिए फॉरफिचर का हिंदी मीनिंग होता है जब्त करना। ये 3 कंडीशन होती है जबकि हम लीजी से लीज फॉरफिट कर लेते हैं। वो 3 कंडीशन क्या होती हैं? या तो लीजी ने कोई एक्सप्रेस कंडीशन को ब्रीच किया है, या उसने लैंडलॉर्ड के टाइटल को डिनाई किया है, या फिर लीजी जो है इंसॉल्वेंट हो गया है। अगर लीजर ने कोई एक्सप्रेस कंडीशन बताई थी कि अगर आपको लीज को एंजॉय करना है तो आपको ये कंडीशन माननी पड़ेगी, और लीजी उस कंडीशन को नहीं मानता है, तो भी उसका लीज जो है फॉरफिट हो जाएगी। अगर लीजी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो अब वो रेंट नहीं दे पाएगा, तो इस कंडीशन में भी लीज फॉरफिट हो जाती है। अगर लीजी लैंडलॉर्ड की ओनरशिप पे क्वेश्चन मार्क लगा देता है और वो कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं बल्कि थर्ड पर्सन की है, या ये तो मेरी ही प्रॉपर्टी है, इस तरीके से अगर लीजी बोलता है तो इस केस में भी उसकी लीज जो है फॉरफिट हो जाती है। तो 3 कंडीशन है जबकि लीज फॉरफिट हो जाती है। यदि लीजी कोई एक्सप्रेस कंडीशन को ब्रीच करता है, या लीजी इंसॉल्वेंट हो जाता है, या लीजी लैंडलॉर्ड के टाइटल को डिनाई करता है। लास्ट है आपका बाय एक्सपायरेशन ऑफ नोटिस टू क्विट। देखिए अगर आपकी कोई मंथली लीज है तो आपको 15 दिन का आप नोटिस देते हो कि हम लीज को कैंसिल कर रहे हो, या अगर आपकी ईयरली लीज है तो आपको 6 महीने का नोटिस देना पड़ता है। तो जैसे ही नोटिस का पीरियड खत्म होता है तो लीज भी जो है टर्मिनेट हो जाती है। तो इट मीन्स अगर आपकी मंथली लीज है या ईयरली लीज है और आप उसके लिए कोई नोटिस देते हो, तो नोटिस का पीरियड जैसे ही खत्म होता है तो माना जाता है कि लीज भी टर्मिनेट हो गई। अगर लीज फिक्स पीरियड के लिए तो वो फिक्स पीरियड के बाद ही टर्मिनेट होगी, उसमें आपको कोई भी नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है। तो ये थे डिफरेंट सिचुएशन जिनकी वजह से आपकी लीज जो है टर्मिनेट हो सकती है, डिटरमाइन हो सकती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा वो कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे कि लीज खत्म हो जाती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।